मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, क्यों नाराज हो मुझसे? मैं वादा पूरा करूंगा, आपसे शादी करूंगा। वहाब खान ने बड़ी नरमी से सानिया का रुख अपनी तरफ किया तो उसकी नीली आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं, जिनमें मौजूद दुख वहाब की वजूद को जला देने के लिए काफी था। सानिया ने तड़प कर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वहाब की मजबूत उंगलियां उसके नाजुक चेहरे पर जमी हुई थीं, जो इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। मेरी जान, वो लड़की बहुत प्यारी थी ना, और बड़ी रोमांटिक भी थी। इस वजह से इस वक्त मैंने वो कदम उठाया। देखो तुम तो कितनी सुस्त हो और वो कितनी एक्टिव थी। वहाब की इस तंजिया और लापरवाह बात ने सानिया के अंदर जैसे गुस्से की चिंगारी को शोला बना दिया, और इसने एक लम्हे की परवाह किए बगैर वहाब की आगोश में बैठकर इसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी बेतरतीब धड़कनों पर रख दिए, जो इस वक्त उसके सीने में किसी ढोल की तरह बज रही थी। वहाब का सांस वहीं रुक गया जब उसने सानिया के कुर्ब को इतने बेबाक अंदाज में महसूस किया, और उसकी नीली आंखों में छुपा वो सस्पेंस और दर्द इसे अपने हसार में लेने लगा, जिसकी हकीकत से वो अभी तक नावाकिफ था। कमरे की खामोशी में सिर्फ सानिया की तेज सांसें और वहाब की साकित होती धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो इस बात का पेश खैमा थी कि इस बंद कमरे में होने वाला यह निकाह कोई आम मुआहदा नहीं, बल्कि कैसे तूफान का आगाज है, जो इन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सानिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे वो अजियत दिखानी चाहिए जो वो बरसों से सहती आई थी, जबकि वहाब इसके इस अचानक और धमाकेदार रद्द-ए-अमल पर बिल्कुल गंग रह गया। वहाब के चेहरे पर एक अयाराना मुस्कुराहट फैली जब इसने सानिया को इतने करीब पाया, और इससे लगा कि शायद वो अब इसकी दस्तरस में आ चुकी है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि सानिया की ये बेबाकी मोहब्बत नहीं, बल्कि इस इंतकाम की पहली सीढ़ी थी जो इसने इन 10 सालों में खुद को जलाकर तैयार की थी। सानिया ने इसके हाथों को अपने दिल पर मजीद सख्ती से भींचा और सर्द लहजे में सरगोशी की कि क्या तुम्हें ये धड़कनें रोमांटिक लग रही हैं, या इनमें इस वादे की करचियां चुभ रही हैं जो तुम 10 साल पहले एक मासूम बच्ची से करके गए थे। वहाब का रंग लम्हों में फक पड़ गया जब उसे याद आया कि कैसे वो इस गुड़िया को महज एक खिलौना समझकर अमेरिका की रंगीनियों में खो गया था, जहां इसने अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ वो जिंदगी गुजारी जिसका हर लम्हा सानिया के लिए किसी जहर से कम ना था। इसने चाहा कि वो सानिया को अपनी आगोश में भींच कर इन सब तलखियों को खत्म कर दे, मगर सानिया ने झटके से खुद को अलग किया और निकाहनामे को इसके सामने लहराते हुए जताया कि यह निकाह तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि मेरी इस सजा का आगाज है जो अब तुम हर पल मेरे सामने रहकर काटोगे। वहाब की आंखों में छुपी वो रोमानवी चमक अब पछतावे के गहरे बादलों में बदलने लगी, क्योंकि इसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस लड़की को वो सुस्त और नादान समझ रहा था, वो इसके माजी के एक एक गुनाह का हिसाब लिए बैठी है। और अब इसकी जिंदगी में इन 2 बच्चों की मौजूदगी ऐसे सानिया की नजरों में कभी वो मुकाम नहीं दिला सकेगी जो उसने बरसों पहले खो दिया था। वहाब ने सानिया को खुद से दूर होता देखकर इसका हाथ थामना चाहा, मगर सानिया ने इसे पीछे धकेलते हुए सोफे पर पड़े निकाहनामे की तरफ इशारा किया और गरज कर बोली कि वहाब खान, ये जो तुम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सब अपने पास रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाब ने गहरा सांस लिया और अपनी कमीज के कॉलर दुरुस्त करते हुए मुस्कुरा कर बोला कि सानिया यार, तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी पहली बीवी बहुत सलीकामंद थी, तुम अभी तक वही जिद्दी बच्ची हो। सानिया ने इसकी बात काटते हुए तलखी से कहा कि हाँ, मैं बच्ची ही थी जब तुम मुझे एक ख्वाब दिखाकर अमेरिका भाग गए थे और वहां जाकर किसी गोरी के साथ घर बसा लिया था। अब क्या हुआ, जो उसने तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया तो तुम्हें अपनी गुड़िया याद आ गई। वहाब ने आगे बढ़कर इसके कान के पास झुककर सरगोशी की कि इसने निकाला नहीं है, मैं खुद इसे छोड़कर आया हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो तुम्हारी तरह नीली आंखों वाली तो थी, मगर इसके पास वो दिल नहीं था जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता हो। सानिया ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे बिठाया और जोर से हंसते हुए कहा कि वाह वहाब खान, क्या डायलॉग मारा है, मगर याद रखना इस घर में अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, और तुम्हारे वो दोनों बच्चे जिन्हें तुम साथ लाए हो वो मेरे सामने कभी नहीं आएंगे। अभी सानिया की बात मुकम्मल ही हुई थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला
और दो छोटे बच्चे डैडी डैडी पुकारते हुए वहाब की टांगों से आ लिपटे, जिन्हें देखकर सानिया का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, जबकि वहाब ने एक फातिहाना नजर सानिया पर डाली और बोला कि देखो सानिया, ये तुम्हें मम्मी कहेंगे, अब बोलो क्या कहती हो। सानिया ने नफरत से इन बच्चों को देखा और वहाब के करीब जाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली कि मैं इनकी मम्मी नहीं बल्कि इनकी वो डरावनी हकीकत बनूंगी कि तुम खुद इन्हें यहाँ से ले जाने पर मजबूर हो जाओगे। वहाब ने इन बच्चों को अपनी बाहों में भरकर सानिया के मजीद करीब होते हुए शरारत से कहा कि मेरी जान देखो तो सही, कितने प्यारे हैं, बिल्कुल मुझ पर गए हैं। अब क्या तुम इन मासूमों से भी वही पुरानी दुश्मनी निभाओगी? सानिया ने हकारत से इन दोनों बच्चों को देखा जो उसे बड़ी हैरत से अपनी नीली आंखों से तक रहे थे, और फिर वहाब की तरफ रुख करके कड़कदार लहजे में बोली कि वहाब खान, अपनी इन जज्बाती बातों से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने निकाह तुमसे किया, इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का कोई मुआहदा नहीं किया। वहाब ने छोटे लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा कि अरे सानिया, तुम तो बिला वजह हाइपर हो रही हो, देखना ये तुम्हारी सुस्ती मिनटों में खत्म कर देंगे जब सारा दिन तुम्हारे पीछे ममा ममा कहकर भागेंगे। सानिया ने दांत पीसते हुए कहा कि खबरदार जो इन्हें ये लफ्ज सिखाया, मैं इनकी कोई मां नहीं हूं और ना ही बनना चाहती हूँ। तुम इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। वहाब ने कंधे उचकाए और सोफे पर आराम से बैठते हुए बच्चों से कहा कि बेटा जाओ अपनी इस नई मामा के गले लगो, देखो ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। जैसे वो दोनों बच्चे सानिया की तरफ बढ़े, इसने पीछे हटकर गुस्से से गुलदान मेज पर पटका, जिसकी आवाज से बच्चे सहम कर वहाब के पीछे छुप गए। और सानिया ने वहाब की आंखों में आंखें डालकर वाज़ेह किया कि ये मेरी जिंदगी और इसमें तुम्हारे माजी के इन गुनाहों की कोई जगह नहीं है। तुमने मुझसे शादी की है ना, तो अब इस शादी का अजाब झेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं वो सानिया नहीं रही जिसे तुम 10 साल पहले छोड़कर गए थे। वहाब ने गहरी नजर सानिया के सरापे पर डाली और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला कि चैलेंज कबूल है सानिया खान, अब देखते हैं कि तुम्हारी ये नफरत जीती है या मेरा ये नया अंदाज, क्योंकि अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर पूरा खानदान जमा था तो वहाब ने जानबूझकर सानिया के साथ वाली कुर्सी खींची और सबके सामने बड़े तपाक से इसका हाथ थाम कर बैठ गया, जिस पर सानिया ने तलमला कर इसे घूरा, मगर वहाब के चेहरे पर वही बेफिक्र सी मुस्कुराहट थी। सानिया की ताई अम्मी ने प्यार से दोनों की तरफ देखा और बोली कि माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। बस अब सानिया बेटा तुम घर संभालो और इन बच्चों को भी माँ की कमी महसूस ना होने देना। सानिया ने अभी जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि वहाब ने इसकी प्लेट में पराठा रखते हुए शरारत से कहा कि ताई अम्मी आप फिक्र न करें, सानिया तो अभी से बच्चों में इतनी मगन है कि रात भर इन्हीं के बारे में पूछती रहेगी, बल्कि ये तो कह रही थी कि इसे बच्चे बहुत पसंद है। सानिया ने मेज के नीचे से वहाब के पैर पर जोर से अपनी हील मारी, जिससे वहाब की चीख निकलते निकलते रह गई और इसने कराहते हुए भी मुस्कुराना जारी रखा, जबकि सानिया ने सबकी तरफ देखकर दो टोक लहजे में कहा कि ताई अम्मी मैं इस घर की बेटी हूँ और बेटी बनकर ही रहूंगी। बाकी रही बात इन बच्चों की, तो इनके लिए वहाब खान ने एक गवर्नेंस का इंतजाम कर रखा होगा, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। वहाब ने चाय का सिप लेते हुए बड़ी मासूमियत से कहा कि अरे सानिया तुम तो संजीदा हो गई, देखो सब डर गए हैं, मैंने तो मजाक किया था। वैसे भी मेरी बेगम इतनी सुस्त है कि खुद के लिए चाय नहीं बना सकती, बच्चों को क्या संभालेगी। सानिया का पारा हाई हो गया और इसने वहीं सबके सामने वहाब के हाथ से चाय का कप छीन कर मेज पर पटका और इसके चेहरे के करीब होकर गुस्से से बोली कि वहाब खान अपनी हद में रहो, वरना मैं वो तमाशा करूंगी कि तुम्हारे ये अमरीकी मैनर्स धरे के धरे रह जाएंगे। घर वाले दोनों की इस नोकझोंक पर खामोश हो गए, मगर वहाब ने हार ना मानी और सानिया के कान में सरगोशी की कि जितना गुस्सा करोगी इतनी प्यारी लगोगी, और याद रखना आज रात हमें एक वलीमा फंक्शन में जाना है, वहां तुम्हें मेरे बच्चों के साथ ही एंट्री देनी होगी। अब देखते हैं कि तुम अपनी इज्जत कैसे पूरी करती हो। वलीमा फंक्शन की उस शाम सानिया ने जानबूझकर वहाब की पसंद के बरखलाफ एक इंतहाई सादा मगर गहरे स्याह रंग का लिबास पहना और किसी भी किस्म के भारी जेवरात से परहेज किया ताकि वो वहाब की रोमांटिक बेगम के मयार पर पूरी ना उतर सके। वहाब जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसे तैयार देखकर एक पल को ठटक गया, मगर फिर इसके करीब आकर इसके खुले बालों की लट को उंगली से घुमाते हुए बोला कि वाह सानिया खान, तुम तो इस सादगी में भी कयामत ढाने का इरादा रखती हो, मगर शायद तुम भूल गई हो
कि मैंने तुम्हारे लिए वो सुर्ख जोड़ा निकाला था। सानिया ने आईने में इसका अक्स देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि वहाब खान, तुम्हारी पसंद अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और रही बात इस सुर्ख जोड़ी की, तो वो शायद तुम्हारी इस अमेरिकी बिजनेस पार्टनर पर ज्यादा जज था, मेरे ऊपर नहीं। वहाब ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे अपनी तरफ मोड़ा और इसकी नीली आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहा कि जलन की ये बू अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? जो बात मैं इसे बीच में लेकर आती हूँ। देखो, अब तुम्हारा शौहर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज सब देखें कि मेरी पसंद कितनी लाजवाब है। सानिया ने इसका हाथ झटक कर अपने पर्स उठाया और दो टुकलेचे में बोली कि शौहर सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर लिख देने से नहीं बन जाते, और याद रखना, मैं फंक्शन में तुम्हारे साथ नहीं बल्कि ताई अम्मी के साथ जाऊंगी। तुम्हारे इन बच्चों की मम्मी बनकर तुम्हारा बाजू थामने का शौक मुझे बिल्कुल नहीं है। वहाब ने आगे बढ़कर दरवाजा लॉक किया और चाबी जेब में डालते हुए फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर बोला कि जाओगे तो तुम मेरे साथ ही, और वो भी इन बच्चों का हाथ पकड़कर, क्योंकि बाहर मीडिया और खानदान वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे और मेरी सुस्त बेगम के ताल्लुकात पर सवाल उठाए। सानिया ने गुस्से से इसके सीने पर हाथ मारा और चिल्लाए कि तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते वहाब खान। मगर वहाब ने एक झटके से इसे अपने हिसार में लिया और इसके कान के पास सरगोशी की, ये जबरदस्ती तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की जाने मन, अभी तो उसे प्यार से मना रहा हूँ। अब तुम सीधी तरह चलती हो या मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले जाऊं? फंक्शन हॉल में दाखिल होते रोशनियों और लोगों के हुजूम ने सानिया का इस्तकबाल किया, मगर इसके चेहरे पर वही स्पाट तासुरात थे, जबकि वहाब फखर से इसका हाथ थामे सबसे मिल रहा था। अभी वो एक ग्रुप से बात कर रहा था कि वहाब का पुराना दोस्त एहसन सामने से आया और सानिया को देखते इसकी आंखें चमक उठी। वाह वहाब, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बेगम इतनी हसीन है। मेरा मतलब है कि तुम्हारा इंतखाब तो हमेशा से बड़ा इंटरनेशनल रहा था, मगर ये देसी ब्यूटी तो कमाल है। एहसन ने बड़ी बेबाकी से सानिया का हाथ चूमना चाहा, मगर सानिया ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। वहाब की मुस्कुराहट वहीं मुंजमद हो गई और इसने झटके से सानिया को अपनी तरफ खींचकर इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए और सर्द लहजे में बोला कि एहसन मियाँ, इंतखाब जितना भी कमाल हो, नजरें हमेशा नीचे रखनी चाहिए, वरना मुझे याद दिलाना आता है कि ये मेरी मलकियत है। सानिया ने वहाब का बाजू झटकने की कोशिश की और एहसन की तरफ देखकर जानबूझकर मुस्कुरा कर बोली कि अरे कोई बात नहीं वहाब, तुम्हारे दोस्त तो बहुत रोमांटिक और तमीज वाले हैं, तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं। वहाब के माथे पर गुस्से की रगें उभरने लगी जब इसने देखा कि सानिया से जलाने के लिए एहसन से हंसकर बात कर रही है। सानिया, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वहाब ने इसके कान के पास दांत पीसते हुए कहा, मगर सानिया ने इसे नजरअंदाज करते हुए एहसन से कहा कि जी एहसन, आप क्या कह रहे थे? वहाब का जब्त जवाब दे गया और इसने एहसन को वहीं छोड़ा और सानिया का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि इसकी चूड़ियां इसकी कलाई में चुभने लगी। वो इसे घसीटता हुआ हॉल के कोने में ले गया जहां सन्नाटा था और इसे दीवार से लगाकर गुस्से से फनकारा कि क्या साबित करना चाह रही हो इस एरे गहरे से हंसकर बात करके। सानिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि मैं तो वही कर रही हूँ जो तुम्हें पसंद है। तुमने ही किया था ना कि तुम्हें रोमांटिक लोग पसंद है, तो देखो तुम्हारा दोस्त कितना रोमांटिक था। वहाब ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारा और इसके चेहरे के इतने करीब हुआ कि इनकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी और बोला कि सानिया खान, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी ये नीली आंखें सिर्फ मेरे लिए चमकनी चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम किसी फंक्शन में खड़े हैं। वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर का माहौल किसी बारूद के ढेर की तरह तैयार हुआ था। वहाब ने स्टीयरिंग को इतनी सख्ती से थाम रखा था कि इसके हाथ की रगें उभरी हुई थी, जबकि सानिया खिड़की से बाहर देखते हुए मुसलसल इसे नजरअंदाज कर रही थी। सानिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा इस तरह एहसन के सामने दांत निकालना किस मकसद के लिए था? वहाब ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए गुस्से से पूछा तो सानिया ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया कि मकसद वही था जो तुम्हारा इस बिजनेस पार्टनर से शादी करने का मकसद था, यानी थोड़ी सी तवज्जो और कुछ रोमानवी लम्हात। वहाब ने एकदम जोर से ब्रेक लगाई जिससे गाड़ी झटके से सड़क के किनारे रुक गई और वो सानिया की तरफ रुक करके गरज कर बोला कि खबरदार, जो तुमने अपनी पाकीज़गी का मवाजना मेरे माजी की गलतियों से किया। मैंने माना कि मैं भटक गया था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक गैर मर्द को मुझे जलाने के लिए इस्तेमाल करो। सानिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर तड़प कर कहा कि क्यों वहाब खान, सिर्फ तुम्हें हक है कि तुम दूसरों की खूबसूरती के कसीदे पढ़ो और मैं सुस्त बनकर तुम्हारे पछतावे का इंतजार करूं।
تم نے تو اپنی زندگی جی لی، اب میری باری ہے۔ وہاب نے تڑپ کر اس کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں ثانیہ، تمہیں نہیں پتا کہ ان 10 سالوں میں ایک پل ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہاری ان نیلی آنکھوں کو یاد نہ کیا ہو۔ میں نے وہاں شادی کی، بچے ہوئے، مگر میری روح اسی 10 سال کی بچی کے پاس رہ گئی تھی جس سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا، جسے وہاب خان اپنی انگلی سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے اعتراف کیا کہ ہاں، میں حسد میں جل رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ثانیہ، اور یہ محبت آج کی نہیں بلکہ تب کی ہے جب میں نے پہلی بار تمہیں گڑیا کہا تھا۔ ثانیہ کا دل اس کے اس اچانک اعتراف پر لرز اٹھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے وہاب خان، مگر ان زخموں کو بھرنا بہت مشکل ہے جو تم نے مجھے دیے ہیں۔ وہاب نے اس کے قریب ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور سرگوشی کی کہ میں اپنی پوری زندگی لگا دوں گا ان زخموں کو بھرنے میں، بس مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ گھر پہنچتے ہی ثانیہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گر کر ان جذباتی لمحوں کو بھلانے کی کوشش کرنے لگی جو بھی گاڑی میں وہاب کے اطراف محبت کے دوران گزرے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہاب کے دونوں بچے ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں ان کی پسندیدہ چاکلیٹس اور ایک چھوٹا سا کارڈ تھا۔ مما، یہ پاپا نے نہیں بلکہ ہم نے اپنی پاکٹ منی سے آپ کے لیے لیا ہے، کیونکہ پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ چھوٹے ابان نے اپنی معصوم نیلی آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا، مگر اسے سختی سے جواب دیا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے مما مت کہو اور یہاں سے جاؤ۔ بڑی بیٹی زویا نے آگے بڑھ کر کارڈ ثانیہ کے ہاتھ میں تھمایا، جس پر ٹوٹی پھوٹی اردو میں آئی ایم سوری مما لکھا ہوا تھا اور سائڈ پر ایک چھوٹی سی گڑیا بنی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اس کارڈ کو دیکھا تو اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ بھی اس طرح وہاب کے لیے کارڈز بنایا کرتی تھی۔ ابھی وہ جذباتی ہو رہی تھی کہ وہاب دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور شرارت سے بولا کہ دیکھو ثانیہ، یہ بچے تو بالکل سست نہیں ہے نا، بلکہ تم سے بھی زیادہ رومانٹک نکلے جو تمہیں منانے آئے ہیں۔ ثانیہ نے تیکھی نظروں سے وہاب کو دیکھا اور بچوں سے کارڈ لے کر میز پر رکھتے ہوئے بولی کہ صرف اس کارڈ سے میرے زخم نہیں بھریں گے وہاب خان، اور بچوں تم اب جا کر سو جاؤ۔ جیسے بچے کمرے سے باہر نکلے، وہاب نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور ثانیہ کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ثانیہ، یہ بچے بے قصور ہیں، ان کے ذریعے مجھے سزا مت دو، اگر تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں، مگر ان معصوموں کی محبت کو ٹھکرا کر خود کو مزید تکلیف نہ دو۔ ثانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب مکر و فریب کی بجائے ایک سچے باپ اور ایک پچھتائے ہوئے عاشق کی طرف نظر آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ کی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ نفرت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر سکوت طاری تھا، ثانیہ کی آنکھ اچانک وہاب کے فون کی مسلسل تھر تھراہٹ سے کھلی جو سائڈ ٹیبل پر رکھا بار بار روشن ہو رہا تھا۔ ثانیہ نے جھجکتے ہوئے فون اٹھایا تو اسکرین پر ایلس کا نام چمک رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ فون واپس رکھتی، کال اٹینڈ ہو گئی اور دوسری طرف سے غسیلی نسوانی آواز ابھری کہ وہاب، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بچوں کے بدلے وہ رقم ہر صورت چاہیے، ورنہ میں عدالت میں یہ ثابت کر دوں گی کہ تم نے مجھے طلاق سے وصلے دی تاکہ تم پاکستان جا کر اپنی اس بچپن کی منگیتر سے شادی کر سکو۔ ثانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے پتہ چلا کہ وہاب نے ایلس کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ ایلس نے اسے پیسوں کے لیے بلیک میل کیا تھا، اور وہاب نے صرف ثانیہ کے لیے اپنا سب کچھ وہاں داؤ پر لگا دیا۔ وہاب جو صوفے پر نیم دراز تھا، ثانیہ کی ساکت حالت دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے غصے سے چلایا کہ ثانیہ، تم نے میرا فون کیوں چیک کر رہی ہو؟ ثانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بلند آواز میں پوچھا کہ وہاب خان، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ تم نے ان بچوں کی خاطر اور مجھ تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس عورت کے نام کر دی اور وہ تمہیں ابھی تک ہراساں کر رہی ہے؟ وہاب نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا لیا اور دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کتنا مجبور ہو چکا تھا۔ میں تو بس تمہاری نظروں میں اپنا وہ وقار واپس پانا چاہتا تھا جو میں 10 سال پہلے کھو چکا تھا۔ ثانیہ اس کے قریب آئی اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ تم بے وقوف ہو وہاب خان، تم نے سوچا کہ میں اتنی سنگ دل ہوں کہ تمہاری قربانی نہیں سمجھوں گی، اور تم نے مجھے سست کہا تھا نا، تو سنو، اب میں اتنی سست نہیں رہوں گی کہ اس عورت کو تمہیں برباد کرنے دوں۔
वहाब ने हैरत से सानिया को देखा, जिसकी नीली आंखों में अब नफरत की जगह एक अजीब सी अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, और इसने पहली बार सानिया को अपने इतने करीब महसूस किया जैसे वो वाकई इसकी शरीके हयात बनने का अज़म कर चुकी हो। अगले चंद रोज में घर का माहौल बदला हुआ था और वहाब सानिया की आंखों में अपने लिए वो नरमी देखकर हैरत ज़दा था जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। शाम के वक्त जब बारिश ने मौसम को इंतहाई हसीन और दिल फरेब बना दिया, तो वहाब को बालकनी में खड़ा इसी सोच में गुम था कि अचानक सानिया स्याह रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस वहां आई, जिसके गीले बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे। वहाब ने मुड़कर इसे देखा तो इसकी सांसें इसके शहर में खो सी गईं, और इसने धीरे से मुस्कुराकर कहा कि आज मेरी गुड़िया बहुत बदली सी लग रही है, कहीं ये इस बारिश का असर तो नहीं। सानिया ने इसके करीब आकर इसकी आंखों में आंखें डाली और शरारत से इसके कुर्ते का बटन दुरुस्त करते हुए बोली कि बारिश का नहीं बल्कि इस एहसास का असर है जो मुझे तुम्हारी सच्चाई जानकर हुआ है, और अब मैं किसी और को यह हक नहीं दूंगी कि वो तुम्हें परेशान करे। वहाब ने बेसाख्ता इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू फैलाकर इसे अपने हिसार में लिया और इसके चेहरे पर झुककर निहायत मध्यम आवाज में सरगोशी की कि तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब मेरी सुस्ती खत्म हो चुकी है और तुमने मुझे दिल से कबूल कर लिया? सानिया ने शर्माते हुए अपना सर इसके मजबूत सीने पर टिका दिया, जहां वहाब के दिल की धड़कनें इसकी आमद पर बेतरतीब हो रही थी, और इसने धीमे से जवाब दिया कि कबूल तो मैंने तुम्हें इस दिन कर लिया था जब तुमने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपना कहा था। बस मेरी अना बीच में खड़ी थी। वहाब ने इसकी ठोड़ी थाम कर इसका चेहरा ऊपर उठाया और इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसे अपने रूह में उतार लेने वाले अंदाज में कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती सानिया खान, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बेगम नहीं, मेरी जिंदगी हो। अभी वो इस खूबसूरत गुर्बत के लम्हों में डूबे हुए थे कि सानिया ने शरारत से इसके कान के करीब होकर कहा, लेकिन याद रखना वहाब खान, अभी तो मैंने तुम्हारा हिसाब बराबर करना है, क्योंकि तुमने मुझे सुस्त कहा था। अब मैं तुम्हें वो तिगनी का नाच नचाऊंगी कि तुम अमेरिका को भूल जाओगे। वहाब ने खिलखिलाकर कहका लगाया और इसे मजीद खुद में धींचते हुए बोला कि मैं तो तैयार बैठा हूं, बस तुम इसी तरह मेरे साथ रहो, बाकी हर सजा मुझे मंजूर है। अभी वहाब ने मोहब्बत भरे अंदाज में सानिया का हाथ थाम कर इसे अपने करीब किया ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा किसी तूफान की तरह खोला और सामने एलिस को खड़ा देखकर दोनों के कदम जहां थे वहीं जम गए। एलिस ने, जिसके चेहरे पर गुस्सा और हसद की गहरी लकीरें थी, हकारत से सानिया के सरापे का जायजा लिया और फिर वहाब की तरफ रुख करके बुलंद आवाज में अंग्रेजी लहजे में बोलना शुरू किया, तो ये तो वो नीली आंखों वाली गुड़िया जिसके लिए तुमने मुझे और बच्चों को छोड़ दिया और यहाँ आकर ऐश कर रहे हो। सानिया ने देखा कि वहाब के चेहरे का रंग एलिस को अचानक सामने देखकर उड़ गया था और इसके हाथों में हल्की सी लर्जिश आई, जिसे देखकर सानिया ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वहाब का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया और आगे बढ़कर एलिस के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। सानिया ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया कि मिसेस एलिस, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाब ने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि आपने अपनी लालच की खातिर एक हंसते बसते घर को बर्बाद किया, और अब यहाँ आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहाब खान तन्हा नहीं है। एलिस ने तीखी नजरों से सानिया को देखा और तंजिया हंसते हुए बोली कि तुम क्या जानो वहाब को, ये तो रोमांटिक बातों का रसिया है और तुम जैसी मशरकी लड़की इसे चंद दिन से ज्यादा मुतासर नहीं कर सकेगी। सानिया ने वहाब की तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखरी और फिर एलिस की आंखों में आंखें डालकर दो टोक जवाब दिया कि आपकी गलत फहमी भी दूर कर दूं कि वहाब का रोमांटिक लोग नहीं, बल्कि वो दिल चाहिए था जो सिर्फ इसका हो, और वो इससे मिल चुका है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने पैसों का मुतालबा लेकर यहाँ से रुखसत हो जाएं, वरना मैं वो कानूनी चाराजोई करूंगी कि आपको वापसी का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वहाब जब तो खामोश था, सानिया के इस रूप को देखकर दंग रह गया। ऐसे महसूस हुआ कि इसकी ये सुस्त बेगम जब अपनी आई पर आती है तो किसी शेरनी से कम नहीं होती। एलिस पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो वहाब ने सानिया को शानों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और हैरत से पूछा कि सानिया, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सानिया ने इसके सीने पर उंगली रखते हुए शरारत से कहा कि जब शौहर थोड़ा सा सुस्त हो जाए तो बीवी को खुद ही संभालना पड़ता है। वहाब खान, अब बोलो, कौन ज्यादा एक्टिव है? अगली शाम वहाब ने घर के पिछले हिस्से में मौजूद लॉन को बड़ी महारत से सजाया था, जहां सफेद फूलों की महक और मध्यम रोशनियों ने एक जादुई समा बांध दिया था। सानिया जब वहां पहुंची तो मेज पर रखी शमों की लरजती लो ने इसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बना दिया था और वहाब को सूट पे मलबूस अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई
मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी इस बहादुर बेगम के लिए कुछ खास करूं, जिसने कल एक बहुत बड़े तूफान का रुख मोड़ दिया था। वहाब ने सानिया की कुर्सी खींचते हुए इससे बैठने का इशारा किया और खुद इसके सामने बैठकर इसका हाथ अपने हाथों में भर लिया। सानिया ने शर्माते हुए नजरें झुकाई और धीमे से कहा कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। वहाब, मेरे लिए तो बस मेरे साथ खड़ा होना ही काफी था। वहाब ने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और इसे खोलकर सानिया के सामने रखा, जिसमें हीरे की एक निहायत नफीस अंगूठी चमक रही थी, जिस पर हमेशा के लिए कुंदा था। ये कोई आम तोहफा नहीं है सानिया, ये इस वादे की तजदीद है कि जो मैंने 10 साल पहले किया था, और आज मैं इसे इस अंगूठी के साथ तुम्हारी उंगली में सजाकर हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। वहाब ने सानिया का हाथ थामकर बड़ी नजाकत से वो अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई तो सानिया को लगा जैसे इसके बरसों का इंतजार और दुख एक पल में खत्म हो गए। इसने वहाब की आंखों में झांक कर देखा, जहां अब कोई माजी का साया नहीं था, बल्कि सिर्फ इसके लिए बेपनाह चाहत और एहतराम था। वहाब ने इसके हाथ को अपने लबों से लगाया और सरगोशी की कि अब हम इन 2 बच्चों और अपनी इस छोटी सी दुनिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां सिर्फ मोहब्बत होगी। सानिया ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और खामोशी से इस पल को अपनी रूह में उतार लिया, क्योंकि इसे मालूम था कि अब वहाब खान वाकई इसका हो चुका है। वहाब ने शरारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा कि वैसे मानना पड़ेगा, अब तुम बिल्कुल भी सुस्त नहीं रही हो, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार खुशी बन गई हो। अगली सुबह जब सानिया किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी तो इसे महसूस हुआ कि कोई मुसलसल इसे पीछे से देख रहा है। इसने मुड़कर देखा तो बान और जोया दरवाजे के पास खड़े एक दूसरे को कोहनियां मार रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो मगर हिचकिचा रहे हो। सानिया ने अपना हाथ साफ किया और इनके सामने घुटनों के बल बैठकर नरमी से पूछा कि क्या बात है बच्चों, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या भूख लगी है? जोया ने आगे बढ़कर एक छोटा सा फूल जिसने शायद बाग से तोड़ा था सानिया की तरफ बढ़ाया और बहुत धीरे से बोला कि मम्मा, क्या हम आपको थोड़ी देर के लिए बेहक कर सकते हैं? सानिया का दिल इस लफ्ज मम्मा पर जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया और इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इसने बगैर कुछ कहे दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और इन्हें अपने सीने से लगा लिया, जहां बरसों की जमी हुई बर्फ एक लम्हे में पिघल गई। वहाब जो किचन के दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देख रहा था, इसकी आंखें भी भीग गईं और इसने आगे बढ़कर इन तीनों के गिर्द अपने मजबूत बाजू फैला दिए। देखो सानिया, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें जीत लेंगे, क्योंकि इनके पास भी वही नीली आंखें जो कभी मुझे चैन नहीं लेने देती। वहाब ने सानिया के सर पर अपना सर टिकाकर जज्बाती लहजे में कहा तो सानिया ने मुस्कुराते हुए बच्चों के गाल चूमे और वहाब की तरफ देखकर बोली कि अब आप इन बच्चों को बीच में लाकर अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। वहाब ने शरारत से इसे अपनी तरफ खींचा और सबके सामने इसके कान में सरगोशी की कि गलतियां तो मैं अब भी करने को तैयार हूं, बस तुम इसी तरह हमें अपनी मोहब्बत के हिसार में रखो। सानिया ने शर्मा कर इसे पीछे धकेला और बच्चों को नाश्ते की मेज की तरफ भेजते हुए खुद को संभाला, मगर इसके चेहरे की चमक बता रही थी कि अब वो इस घर की सिर्फ बेटी नहीं बल्कि इस छोटी सी सल्तनत की मलका बन चुकी है। वहाब ने मेज पर बैठते हुए बड़ी मासूमियत से कहा कि सानिया यार, अब तो मम्मी भी बन गई हो, तो क्या वो सुस्ती वाली आदत छोड़कर मेरे लिए कड़क चाय बना दोगी? ये अभी भी नखरे बाकी हैं। एलिस के जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर वो जाते जाते एक ऐसा जहर घोल गई जिसका सानिया को अंदाजा भी ना था। शाम के वक्त जब सानिया अपने कमरे में अलमारी दुरुस्त कर रही थी तो इसे वहाब के एक पुराने कोट की जेब से एक लिफाफा मिला जिस पर एलिस के दस्तखत थे और अंदर कुछ ऐसी तस्वीर थी जिनमें वहाब एलिस के साथ इंतहाई खुश नजर आ रहा था और इनके पीछे तारीख सिर्फ एक माह पुरानी थी। सानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, क्योंकि एक माह पहले तो वहाब पाकिस्तान में इससे निकाह की बातें कर रहा था। इस वक्त वहाब गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, मगर सानिया के हाथ में वो तस्वीर देखकर इसके कदम वहीं रुक गए और चेहरे की रंगत लम्हों में जर्द पड़ गई। सानिया, मेरी बात सुनो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। एलिस ने सब कुछ जानबूझकर किया है। वहाब ने आगे बढ़कर तस्वीर छीनना चाही, मगर सानिया ने इसे पीछे धकेलते हुए गुस्से और दुख से भराई हुई आवाज में पूछा कि वहाब खान, क्या तुम्हारी हर सच्चाई के पीछे एक नया झूठ छुपा होता है? तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसे बरसों पहले छोड़ चुकी हो, तो फिर ये एक माह पुरानी तस्वीरें क्या कह रही हैं? वहाब ने तड़प कर इसका हाथ थाम लिया और इसकी आंखों में झांक कर बोला, सानिया, ये तस्वीर इस दिन की है जब मैं इसे आखिरी बार तलाक के कागजात देने गया था। इसने धोखे से सब क्लिक करवाए ताकि वो तुम तक पहुंच सके। सानिया ने इसका हाथ झटक दिया और हंसते हुए बोली कि तुम कितने बड़े अदाकार हो वहाब खान।
पहले मुझे सुस्त कहकर मेरा मजाक उड़ाया और अपनी बेवफाई को मजबूरी का नाम दे रहे हो। वहाब ने गुस्से और बेबसी में अपना सर दीवार से टका लिया और धीरे से बोला कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी इन बच्चों को लेकर वापस चला जाता हूँ। सानिया का दिल इसकी इस बात पर एकदम डूबने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो वहाब और इन बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मगर इसकी अना इसे सजदा करने से रोक रही थी। वहाब ने अलमारी से अपना बैग निकाला और कपड़े ठूंसने लगा तो सानिया ने भागकर इसका हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा कि तुम इतने बुज़दिल हो कि एक औरत की चाल की वजह से मुझे फिर से तन्हा छोड़कर भाग रहे हो। वहाब ने मुड़कर इसे देखा तो इसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे और इसे सानिया को दीवार से लगाकर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ सानिया, मैं बस थक गया हूँ। यूं अपनी मोहब्बत का सबूत देते देते अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए। वहाब ने गुस्से और दुख के मिले जुले तासुर के साथ अपना मोबाइल निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करके बेड पर फेंक दी, जिसमें एलिस की वजह से वही तेज आवाज गूंज रही थी जो वहाब से सौदेबाजी कर रही थी कि अगर वो इसे एक भारी रकम दे दे तो वो इसे हमेशा के लिए तलाक दे देगी और तस्वीर का ये ड्रामा कभी सानिया तक नहीं पहुंचाएगी। रिकॉर्डिंग में वहाब का दो टोक लहजा साफ सुनाई दे रहा था कि एलिस, मुझे तुम्हारी किसी धमकी की परवाह नहीं है। मैं सानिया से प्यार करता हूँ और इस तक पहुंचने के लिए मैं अपनी आखिरी पाई भी तुम्हें देने को तैयार हूँ। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सानिया को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। वहाब ने नम आंखों से सानिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला कि अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। सानिया ने शर्मिंदगी और पछतावे से अपनी नसें झुका ली और तड़प कर वहाब के करीब आई। इसने वहाब के चौड़े सीने पर अपना सर रख दिया और इसके कुर्ते को मुट्ठियों में भरते हुए सिसक कर बोली कि मुझे माफ कर दे वहाब खान, मैं इस औरत की चाल में आ गई थी, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। वहाब ने गहरा सांस लिया और सानिया के गीले गालों को अपनी पोरों से छूते हुए इसे खुद में भींच लिया। इसने सानिया के कान में निहायत रुमानवी और गहरी सरगोशी की कि सानिया, मैंने 10 साल तुम्हारे बगैर गुजारे हैं, अब एक पल भी तुम्हारे शक की दीवार के पीछे नहीं गुजार सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सानिया ने इसके हिस्सार में खुद को महफूज महसूस करते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो इनकी नजरें एक बार फिर इसी वारिफ्तगी से मिली जो तमाम रंजिशों को मिटा देने के लिए काफी थी। वहाब ने इसकी नीली आंखों में छुपी दीवानगी को महसूस करते हुए इसके माथे को अपने लबों से छुआ और धीरे से मुस्कुराकर कहा कि अब अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की ना तो मैं सच में तुम्हें अगवा करके किसी ऐसे जजीरे पर ले जाऊंगा जहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो। सानिया ने हंसते हुए इसके बाजों पर चुटकी काटी और बोली कि वहां भी आप मुझे सुस्ती कहेंगे। वहाब ने इसे अपनी बाहों में झुलाते हुए जवाब दिया कि नहीं, वहां मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत कहूंगा। अगली शाम वहाब सानिया की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे घर की छत पर ले गया जहां इसने खामोशी से एक निहायत खूबसूरत इंतजाम कर रखा था। जैसे सानिया की आंखों से पट्टी हटी तो वो सामने का मंजर देखकर दंग रह गई, क्योंकि पूरी छत सफेद गुलाबों और सितारों जैसी रोशनियों से जगमगा रही थी और दरमियान में एक छोटी सी मेज पर इनकी पसंदीदा डिशेस सजी थीं। वहाब ने सानिया का हाथ थामकर इसे कुर्सी पर बिठाया और खुद इसके सामने फर्श पर बैठ गया जिससे कोई मुरीद अपनी अकीदत मंद के साथ बैठता है। वहाब, ये सब क्या है? सानिया ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से पूछा तो वहाब ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए जवाब दिया कि ये हमारी जिंदगी के नए सफर का आगाज है सानिया, जहां अब कोई एलिस, कोई माजी और कोई शक नहीं होगा। इसे सानिया की उंगली में पहनी हुई अंगूठी को छूते हुए निहायत गहरी और रोमानवी आवाज में कहा कि आज हम एक दूसरे से कुछ वादे करेंगे। पहला ये कि तुम कभी मुझसे अपनी बात नहीं छुपाओगी, चाहे वो कितनी कड़वी क्यों ना हो। सानिया ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, और दूसरा ये कि आप मुझे कभी सुस्त नहीं कहेंगे, चाहे मैं सारा दिन आपके इंतजार में क्यों ना गुजार दूं। वह आपने एक दिलकश कहका लगाया और इसके हाथ को अपने लबों से लगाते हुए सरगोशी की कि मंजूर है मेरी जान, बल्कि अब तो मैं चाहता हूं कि तुम इतनी सुस्त हो जाओ कि मेरे दिल से बाहर निकलने की हिम्मत भी ना कर सको। सानिया का चेहरा इसकी बेबाक गुफ्तगू पर गुलाबी पड़ गया और इसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली, मगर वहाब ने इसकी ठोड़ी थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया और बोला कि सानिया, तुम नहीं जानती कि इन 10 सालों में इस एक लम्हे के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं।
فضا میں پھیلی ٹھنڈی ہوا اور خاموشی ان دونوں کے درمیان موجود اس خوبصورت تعلق کی گواہی دے رہی تھی جو اب تمام آزمائشوں سے گزر کر کندن بن چکا تھا۔ ثانیہ نے وہاب کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور دور چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ وہاب خان، اب مجھے یقین ہو گیا کہ سچی محبت کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ وہاب نے اپنے حصار میں لیتے ہوئے جواب دیا کہ نہ ہی وہ کبھی پرانی ہوتی ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بھی گہری ہوتی جائے گی۔ بس تو میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہاب نے ایک دم سے اعلان کیا کہ وہ سب اگلے چند دنوں کے لیے مری جا رہے ہیں، جس پر عبان اور زویا خوشی سے اچھلنے لگے۔ مگر ثانیہ نے حیرت سے وہاب کو دیکھا جو اسے دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر مسکرا رہا تھا۔ وہاب، ابھی تو میری کلاسز شروع ہونے والی ہیں اور تم اچانک مری جانے کا کہہ رہے ہو؟ ثانیہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے تھوڑا سنجیدہ ہو کر پوچھا تو وہاب نے بچوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کرسی گھما کر ثانیہ کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس نے ثانیہ کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہا کہ ثانیہ خان، پڑھائی تو پوری زندگی چلتی رہے گی، مگر یہ وقت جو ہمیں دوبارہ ملا ہے اسے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ برف باری کے اس موسم میں تم میرے ساتھ ان پہاڑوں کی سیر کرو جہاں صرف میں ہوں، تم ہو اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا ہو۔ ثانیہ نے اس کی آنکھوں میں چھپی اس گہری چاہت کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے ہار مان لی کہ ٹھیک ہے، مگر وہاں جا کر آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ وہاں اپنے شرارت سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا جہاں دل کی دھڑکنیں اس کی قربت پر تیز ہو رہی تھیں، اور سرگوشیوں کی تنگ تو میں کروں گا ثانیہ، بلکہ اتنا کروں گا کہ تم خود کہو گی کہ وہاب خان آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے۔ ثانیہ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے شرمائی ہوئی ہنسی کے ساتھ جواب دیا کہ وہ تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گی، چاہے آپ کتنا ہی ستائیں۔ ابھی وہ اس رومانوی گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے کہ وہاب کے فون پر ایک انجانے نمبر سے میسج آیا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدلے، مگر اس نے فوراً فون جیب میں ڈال لیا۔ ثانیہ نے اس کی تبدیلی بھانپ لی اور مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا وہاب، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہاب نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اطمینان دلایا کہ کچھ نہیں جانے من، بس آفس کا ایک ضروری کام ہے جو میں نے ہینڈل کر لیا ہے، تم بس اپنی پیکنگ پر توجہ دو کیونکہ کل صبح ہمیں نکلنا ہے۔ ثانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی تھی کہ شاید مری کا یہ سفر اتنا سادہ نہیں ہونے والا جتنا وہاب دکھا رہا ہے۔ مری کے پرپیچ راستوں پر وہاب کی گاڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی جب اچانک آسمان سے برف کے گالے گرنا شروع ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سفیدی کی چادر تن گئی۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی پہنچے تھے کہ گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور انجن ایک لمبی سی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ وہاب نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور باہر نکل کر گاڑی کا معائنہ کرنے لگا، جبکہ ثانیہ بچوں کے ساتھ اندر بیٹھی ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ثانیہ، انجن کا بیلٹ ٹوٹ گیا ہے اور اس طوفان میں میکینک ملنا ناممکن ہے، وہاب نے اندر آ کر اپنی جیکٹ جھاڑتے ہوئے کہا تو اس کے بالوں پر جمی برف کے ذرات ثانیہ کے دل میں ایک عجیب سی لرزش پیدا کر گئے۔ اس نے بچوں کو کمبل میں لپیٹ کر پچھلی سیٹ پر سلا دیا اور وہاب کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے وہاب؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ وہاب نے گاڑی کی لائٹس بند کی اور ثانیہ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا تاکہ اسے اپنی تپش دے سکے اور نہایت مدھم آواز میں بولا کہ ڈرو مت ثانیہ، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ثانیہ کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھامے اور انہیں اپنے لبوں کے قریب لے جا کر اپنی سانسوں سے گرمانے لگا۔ ثانیہ نے اس کے اس بے ساختہ رومانوی انداز پر اپنی نظریں جھکا لی، مگر اس کا دل کسی باغی پرندے کی طرح سینے میں اچھل رہا تھا۔ تمہاری یہ خاموشی اس برف باری سے بھی زیادہ حسین ہے ثانیہ۔ وہاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی تو ثانیہ نے دھیرے سے جواب دیا کہ وہاب خان، آپ اس مشکل وقت میں بھی اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے کیا؟ وہاب نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے چہرے کتنے قریب ہوا کہ ان کی سانس ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے 10 سال تمہارے اس قرب کا انتظار کیا ہے ثانیہ، اب یہ برف باری اور یہ تنہائی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ثانیہ نے محسوس کیا کہ وہاب کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو تمام دوریاں ختم کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس نے پہلی بار ہمت کر کے اپنا ہاتھ وہاب کے گال پر رکھا اور اسے یقین دلایا کہ اب میں کہیں نہیں جا رہی وہاب، میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہاب نے اس کے اس اعتراف پر اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر گرتی برف کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ شاید یہ گاڑی کا خراب ہونا بھی ان کی محبت کی ایک خوبصورت منزل تھی۔
اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن برف سے ڈھکی پہاڑیوں پر پڑی تو وہ منظر کسی خواب جیسا تھا۔ وہاں نے پاس ہی ایک چھوٹے سے لکڑی کے بٹ کا انتظام کر لیا تھا، جہاں لکڑیوں کے دہکنے کی آواز اور باہر کی ٹھنڈک نے ایک سحر انگیز ماحول بنا رکھا تھا۔ ثانیہ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی کہ اسے اپنے گال پر کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہاب کو اپنے بالکل قریب پایا، جو بڑی وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر میری سست بیگم، تمہارے لیے کافی تیار کی اور باہر کا موسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہاب نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے نہایت رسیلے لہجے میں کہا۔ ثانیہ نے شرما کر کمبل میں منہ چھپانے کی کوشش کی، مگر وہاب نے اسے بازوں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ اب اس کمبل کا سہارا چھوڑو ثانیہ، کیونکہ اب تمہیں میری پناہ میں رہنا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر انگیٹھی کے پاس لے گیا، جہاں دونوں ایک ہی کمبل میں لپٹ کر بیٹھ گئے، اور وہاب نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ ثانیہ، زندگی بہت مختصر ہے اور میں نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے بغیر ضائع کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری ہر صبح تمہارے چہرے کو دیکھ کر شروع ہو اور ہر رات تمہاری باہوں میں ختم ہو۔ وہاب کی آواز میں وہ سچائی اور طرب تھی کہ ثانیہ کا دل پگھل کر رہ گیا، اور اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے جواب دیا کہ وہاب خان، اب میں کبھی آپ کو خود سے دور نہیں ہونے دوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ ان لمحات کی حدت اور ایک دوسرے کی قربت کا احساس اتنا گہرا تھا کہ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہاب نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا کہ تم میری وہ دعا ہو جو کبھی برسوں بعد قبول ہوئی ہے، اور میں اس احسان کا بدلہ اپنی پوری زندگی کی محبت دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور وہاب اور ثانیہ کی زندگی میں خوشیوں کے ایسے رنگ بھر گئے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ مریض سے واپسی کے بعد وہاب نے اپنے تمام کاروباری معاملات پاکستان منتقل کر لیے تاکہ وہ ثانیہ اور بچوں کے قریب رہ سکے۔ ثانیہ نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ وہ ان بچوں کے لیے بھی ایسی ماں ثابت ہوئی کہ وہاب بھی اکثر رشک کرتا۔ برسوں بعد جب ان کے اپنے آنگن میں بھی ننھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہاب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک پرسکون شام جب وہ دونوں اپنے گھر کے وسیع لان میں بیٹھے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے اور بچے دور گھاس پر کھیل رہے تھے، وہاب نے ثانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ثانیہ، یاد ہے وہ دن جب میں واپس آیا تھا اور تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی تھی؟ وہاب نے مسکرا کر پوچھا تو ثانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے شرارت سے جواب دیا کہ نفرت نہیں تھی وہاب خان، وہ تو دراصل ایک سست بیگم کا اپنے شوہر کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ تھا۔ وہاب نے کھلکھلا کر کہکا لگایا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں کہا کہ شکریہ ثانیہ، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے، اور مجھے یہ سکھانے کے لیے کہ محبت کبھی مرتی نہیں ہے، بس وہ صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ آسمان پر شفق کے رنگ پھیل رہے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، جیسے یہ پیغام دے رہے ہوں کہ ہر مسافر کو آخرکار اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔ ثانیہ نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس سکون کو محسوس کیا جو اسے وہاب کی قربت میں مل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی کہانی اب کسی فلمی ڈرامے یا ناول کا حصہ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے جس کی بنیاد خالص محبت اور لازوال بھروسے پر قائم ہے۔ وہاب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی کہ ہماری یہ کہانی ہمیشہ اسی طرح روشن رہے گی، کیونکہ اس کی مصنف تم ہو اور اس کا ہیرو میں ہوں۔ اور یوں وہ دونوں اپنی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر کے ایک ایسی زندگی کی سمت بڑھ گئے جہاں صرف سکون، اطمینان اور لافانی محبت کا راج تھا۔ سورج ڈوب گیا، مگر ان کی زندگی میں امید کا ایک نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا جو رہتی دنیا تک ان کے ملاپ کی گواہی دیتا رہے گا۔